नमस्ते, सदावत सलीम मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों क्या है अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारों की भारत की कुल राष्ट्रीय क्षमता 74 दिनों तक पहुंच गई है। ये इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी कि ISPRL के द्वारा संभव हो पाया है। भारत सरकार के स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के लिए 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मैट्रिक टन यानी कि MMT की कुल क्षमता के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR सुविधाओं की स्थापना की गई है, और जो कि विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर हैं। 2019-2020 के कंजम्पशन पैटर्न के अनुसार उस दौरान कुल क्षमता 9.5 दिनों के कच्चे तेल की थी। हालांकि अप्रैल-मई 2020 में जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई तो इसका लाभ उठाते हुए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की क्षमता भर दी गई, जिसमें करीबन 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। SPR प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत सरकार ने जून 2018 में सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है, जिसमें 2 स्थानों पर 6.5 MMT की कुल भंडारण क्षमता के साथ 2 अतिरिक्त SPR सुविधाएं स्थापित करने के लिए 2 स्थानों पर यानी कि ओडिशा और कर्नाटक चुने गए हैं। आपको बता दें कि इस तरीके से तेल के भंडारण की आवश्यकता इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि ये भारत का आयात प्राथमिक स्रोत है, जिसे विशेष रूप से युद्ध या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण रिस्क जोन में रखा जाता है। और इस तरीके की जो SPR फैसिलिटीज हैं, जहां तेल को सुरक्षित रखा जाता है यानी कि भंडारण किया जाता है, वे ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत फोर्स के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक बाबा साहब नीलकंठ कल्याणी ने कहा है कि साथ ही उन्होंने भरोसा भी जताया है कि भारत अपने स्वयं के फाइटर जेट इंजन को विकसित कर सकता है, जिस कमी को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक कारण के रूप में देखा जाता है, जिसमें ड्राइंग बोर्ड से निर्माण चरण तक का समय लग रहा है। बाबा कल्याणी का अनुमान है कि भारत को DRDO के साथ लड़ाकू जेट इंजन विकसित करने में लगभग 1 दशक का समय लग सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि हम विश्वास करते हैं कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है और भारत को रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और बाहर की तकनीक के आधार पर खुद की तकनीक बनाने के लिए हमें लगता है कि भारत कई क्षेत्रों में बहुत मजबूती से उभरने वाला देश है, खासकर की रक्षा उद्योग में। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने इजराइल से रैमपेज लॉन्ग रेंज प्रीसिस सुपरसोनिक मिसाइल खरीदने की मंजूरी दे दी है। रैमपेज एक नई लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली सटीक स्ट्राइक मिसाइल है जो सुपरसोनिक गति से यात्रा करती है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफोर्स बेसिस, कंट्रोल टावर, स्क्वाड्रन बिल्डिंग्स, म्यूनिशन स्टोरेज, बंकर्स, एयर डिफेंस साइट और लॉजिस्टिक सेंटर्स को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। 570 किलोग्राम वाली रैमपेज का सबसे पहली बार इस्तेमाल सीरिया में इजरायली वायुसेना के द्वारा किया गया था। इस हथियार की रेंज 100 किलोमीटर से अधिक की है। एल्बिट ने एरो इंडिया 2021 में रैम सुपरसोनिक मिसाइल का स्केल मॉडल प्रदर्शित किया है और कुछ सूत्रों ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स जल्द ही इन मिसाइलों की कुछ इकाइयां यानी कि यूनिट खरीदने का आदेश दे सकती है। साथ ही एल्बिट का कहना है कि वर्तमान में सुकोई 30 MKI, मिराज 2005 सहित इंडियन एयरफोर्स के साथ सेवा में किसी भी विमान में इसे एकीकृत किया जा सकता है या कॉकपिट के अंदर मोबाइल डिवाइस के साथ एवियोनिक सिस्टम या वायरलेस के माध्यम से स्टैंड अलोन के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। LCA AMFK2 अपने हथियार पैकेज में रैमपेज प्राप्त कर रहा है। ब्रह्मोस का एक और खरीदार भारत को मिल गया है, जो कि इजिप्ट यानी कि मिस्र है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों की लिस्ट तैयार कर रहा है जो नई मिसाइलों को भारत से लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्हें भारत उन देशों को आपूर्ति करेगा, और इस लिस्ट में मिस्र भी शामिल है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मित्र देशों की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें वह अगले कुछ वर्षों में एडवांस आकाश मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेच सकता है। डिफेंस सोर्सेज का मानना है कि भारत इन हथियारों को मिस्र के साथ साथ फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वेनेजुएला और बुल्गारिया को इन मिसाइलों को बेच सकता है, क्योंकि इन देशों ने हाल ही में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है भारतीय मिसाइल प्रणाली पर। मिस्र ने ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाई है, जो भारत और रूस के द्वारा विकसित क्रूज मिसाइल है। एक वेबसाइट के मुताबिक मिस्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने 2018 में चेन्नई डिफेंस एक्सपो में ब्रह्मोस पैवेलियन का दौरा किया था। आपको बता दें कि प्रत्येक ब्रह्मोस यूनिट की कीमत करीबन $2.75 मिलियन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र का हथियार आयात 2010 से 2014 और 2015 से 2019 के बीच 3 गुना हो गया, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बना देता है। DRDO ने वर्टिकल लॉन्च किए गए एक छोटे मॉडल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR-SAM को प्रदर्शित किया है, जो भारत के अस्त्रा BVR-AM पर आधारित है, लेकिन इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें फ्यूजलेस, विंग्स और फिन सिलेक्शन है। VLSR-SAM थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी कि TVC की सुविधा अपने फ्यूजलेस में देगा, जो कि अस्त्रा BVR-AM पर नहीं है। VLSR-SAM
एक अलग विंग अनुमान है, यानी कि एक अलग विंग सेक्शन है। वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के डिजाइन स्पेसिफिकेशन इस बात की पुष्टि करते हैं कि VLSR-SAM को जब VLS के अंदर स्टोरेज के तहत फोल्डेबल पंख मिलेंगे। VLSR-SAM सभी मौसम, रात और दिन, समुद्री स्कीमिंग, एंटीशिप मिसाइलों, हेलीकॉप्टरों और तेज लड़ाकू जेट सहित कई लक्ष्यों के खिलाफ अपनी अगली पीढ़ी के युद्धपोत के लिए 360 डिग्री का स्थानीय क्षेत्र वायु रक्षा प्रदान करेगी। VLSR-SAM में एक एक्टिव रडार सीकर है और इसकी 25 किलोमीटर से अधिक की सीमा है, जो सभी वर्तमान सीमावर्ती युद्धपोतों में बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल की जगह लेंगी। वहीं भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ट्रक आधारित VLSR-SAM में रुचि दिखा रही है। भारतीय नौसेना ने HAL से 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर प्राप्त किए। भारत के मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH को तटीय सुरक्षा के लिए अनुकूलित किया गया है। सूत्रों के अनुसार HAL ने 16 मार्क 3 हेलीकॉप्टरों में से 3 एरो इंडिया में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को वितरित किए। ये पूरी तरह से लोड किए गए मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स हैं, जो उन्नत सेंसरों के साथ लैस हैं। भारतीय नौसेना ने HAL से अपने पुराने चेतक बेड़े को बदलने के लिए 16 मार्क 3 का आदेश दिया था। मार्क 3 में HAL के इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम के साथ एक फुल ग्लास कॉकपिट, अधिक शक्तिशाली इंजन जो कि साफरान का आर्डिनेन 1H1 है, और कई नई प्रणालियों को इसमें लैस किया गया है। यह हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से एक तट आधारित भूमिकाओं के लिए उपयोग के लिए है और वे नई पीढ़ी के एवियोनिक्स के साथ आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम आप तक डेली डिफेंस अपडेट्स को पहुंचाते रहें। DRD के अधिकारियों ने बताया कि 30 साल के प्रयोग और शोध के बाद रक्षा अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान यानी कि DRD ग्वालियर ने न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल के सुरक्षात्मक कपड़ों के निर्माण और गुणवत्ता का राष्ट्रीय मानक विकसित किया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस पद्धति का मानकीकरण किया है, जिससे ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत का अपना राष्ट्रीय मानक बना और भारत चौथा देश बना। NBC सूट रासायनिक और जैविक एजेंटों के साथ किसी भी तरीके के हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में सैनिकों की रक्षा करने और रेडियो एक्टिव के खिलाफ है। इस सूट को एक लड़ाकू वातावरण में इस तरीके के जैविक हथियारों के इस्तेमाल के दौरान पहना जाता है। हल्के लड़ाकू विमानों के अनुबंध के साथ सबसे बड़े सैन्य आदेश को घरेलू स्तर पर रखा जाएगा। भारतीय वायुसेना की प्राथमिक सूची में उच्च स्तर पर टाटा एयरबस गठबंधन के द्वारा भारत में C295 परिवहन विमान बनाने के लिए अनुमानित 15,000 करोड़ रुपए के अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है, जो पहली बार इस तरह के आकार का एक सैन्य विमान बनाया जाएगा, वो भी घरेलू स्तर पर। सूत्रों ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स एवरो बेड़े को बदलने के लिए 56 विमानों का अधिग्रहण करने की योजना अंतिम चरण में है और टॉप लेवल की मंजूरी जल्द ही इसे अगले चरण में मेक इन इंडिया के रूप में आगे ले जाएगी। C295 एरो इंडिया शो में एक प्रमुख फोकस है विदेशी सहयोगी एयरबस के साथ, जो कि अनुबंध के हिस्से के रूप में भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए प्रतिबद्ध है। कहा जा रहा है कि अंतिम असेंबली लाइन आने वाले वर्षों में कम से कम 2,500 नए कुशल रोजगार उत्पन्न करेगी। एवरो रिप्लेसमेंट अभियान एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि एक निजी उद्योग के खिलाड़ी के द्वारा इस विमान का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। टाटा समूह के अलावा इस परियोजना में कम से कम 3 दर्जन सब सप्लायर्स को महत्वपूर्ण आदेश दिए जाने की उम्मीद है, जिन्हें विमान के कई हिस्सों का निर्माण करने के लिए रोपवे किया गया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के लगातार हमले से भड़के ईरान की सेना ने भारत की राह पर चलते हुए पाकिस्तानी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और अपने 2 सैनिकों को वहां से छुड़वा लिया। बताया जा रहा है कि ईरान के अत्यंत प्रशिक्षित रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-अदल के ठिकाने पर हमला करके करीब 2.5 साल से बंदी जवानों को छुड़वा लिया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक जैश-अल-अदल एक कट्टरपंथी बहावी आतंकवादी गुट है, जो कि दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में ईरान सीमा पर एक्टिव है। फार्स न्यूज ने बताया कि जैश-उल-अदल ने फरवरी 2019 में ईरानी सेना पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें कई जवान मारे गए थे। ईरानी सेना ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार की रात को सर्जिकल स्ट्राइक करके इसे अंजाम दिया। ईरानी सेना ने बयान में कहा कि मंगलवार की रात को एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पिछले 2.5 साल से जैश-अल-अदल के कब्जे से बंदी सैनिकों को छुड़वा लिया, यानी कि पाकिस्तान को अब आदत पड़ चुकी है सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की, और अब ईरान ने भी वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करके ये बता दिया है कि पाकिस्तान खुद अपनी सुरक्षा करने में असुरक्षित है और वो आतंकियों को लगातार पनाह दे रहा है। यानी कि भारत की राह पर चलते हुए ईरान ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर दी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।